तो कल हमारी जो क्लास थी मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों की खोज के बारे में बताया, किस प्रकार इनकी खोजें हुई। अब जो आज हम बात करेंगे, आज जो हमारी क्लास रहेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो अरेंजमेंट था या जो ओरिएंटेशन था वो एटम के अंदर है या पाया जाता है। क्लियर? तो इसके लिए यहाँ पे कुछ मॉडल्स दिए गए जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमारा जो पहला मॉडल था उसको बोला गया थॉमसन मॉडल, यानी थॉमसन मॉडल, इसको हमारा पहला मॉडल बोला गया। अब देखिए इस मॉडल के और भी कई नाम हैं, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसका एक नाम है वाटरमेलन मॉडल, इसको हम लोग तरबूज मॉडल के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। इसके अलावा प्लूम पडिंग मॉडल इसको कहा जाता है, और एक नाम इसका और रखा गया है जिसको हम लोग रेजिन मॉडल कहते हैं। तो अब इतने जो नाम रखे गए हैं इसके पीछे कुछ न कुछ कॉज जरूर है, इस वजह से इनको अलग अलग नामों से जाना गया है, लेकिन है सब एक ही। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था जिसको थॉमसन मॉडल हम लोग कहते हैं या थॉमसन मॉडल हम लोग कहते हैं, तो उसमें क्या चीज़ बताई गई थी। तो उनमें ये बताया गया था कि जो एटम होता है वो एक स्फेरिकल बॉडी होती है, समझिए, जिस पर कि जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। या तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, प्लस इसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस प्रकार से पाए जाते हैं जैसे तरबूज के अंदर जो बीज हैं वो पाए जाते हैं। इसलिए इस मॉडल को हमने क्या बोला, तरबूज मॉडल कहा। क्लियर? अब बात करेंगे कि इस मॉडल के अंदर प्रॉपर्टीज क्या थी या ये मॉडल किन चीज़ों को बताता है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है इस मॉडल के अंदर वो क्या है वो आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें पहला ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। क्लियर? इसका मतलब दिस मॉडल एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी या दिस मॉडल एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्लियर? तो पहला पॉइंट हम यहां से लिखेंगे, दिस मॉडल एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्लियर? दूसरा पॉइंट जो उसमें निकल के आता है वो क्या है कि ये जो एटॉमिक न्यूट्रलिटी होती है उसको एक्सप्लेन करता है। तो यहां लिखेंगे इट एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब देखिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्यों मैंने यहाँ पे बोला हुआ है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होंगे जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इसको डिफाइन करता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे जो निकल के आता है कि इस मॉडल ने और क्या क्या चीज़ें बताई। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या थी कि ये अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये इसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन भी कर रहा है, लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। और वो ड्रॉबैक क्या थे वो आप समझेंगे कि यहाँ पे कहीं न्यूट्रॉन को नहीं बताया गया है कि इस मॉडल के अंदर न्यूट्रॉन को कहाँ रखा गया होगा। दूसरी चीज़, ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि किसी भी एटम के अंदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस तरह से बनता है, तो ये उसको नहीं बता पा रहा है। क्लियर? तो अगर हम देखेंगे तो इसमें जो 2-3 ड्रॉबैक जो निकल के आए हैं उस ड्रॉबैक को अभी हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे जो हमारा नेक्स्ट मॉडल रहेगा उसके अंदर। तो यहाँ पे जो मेन पोस्टुलेट्स हैं जो आपको समझने हैं, पहली चीज़ वो समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये मॉडल। दूसरा, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बता रहा है, और इसमें जो पॉजिटिव जो मास है आप देख रहे होंगे तो वो यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे स्कैटर रहता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो पाए जाते हैं वो इस प्रकार पाए जाते हैं जैसे कि तरबूज के अंदर जो सीड्स हैं वो पाए जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोला गया, वाटरमेलन मॉडल। अब जो हमारा नेक्स्ट मॉडल था
जिसको हम बताने वाले हैं वो है हमारा रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल को समझने से पहले आपको एक उनका जो एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का वो आपको समझना पड़ेगा। तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब देखिए ये जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था ये क्या था, पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहली चीज ये थी कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो अल्फा पार्टिकल चाहिए थे उसके लिए कौन कौन से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज किया गया। तो मैं आपको बताता हूँ इस एक्सपेरिमेंट में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थे वो हम लोग यहाँ लिख देते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। उसके रूप में यहाँ पे यूज किया गया था रेडियम का, यानी रेडियम जो एलिमेंट था रेडियो एक्टिव उसका हमने यहाँ पे यूज किया, और दूसरा एलिमेंट यहाँ पे लिया था पोलोनियम। इस सब्सटेंस को एक बॉक्स के अंदर रखा, जो बॉक्स बना हुआ था किसका, लेड का। तो लेड बॉक्स के अंदर इस सब्सटेंस को रखा था। अब ये सब्सटेंस हमारा यहाँ रखा हुआ है। इसके अलावा आगे जो एक प्लेट लगाई जाएगी, आप देखेंगे ये जो प्लेट लगी हुई है ये भी किसकी प्लेट है, ये लेड की बनी हुई है। तो हम इसको लेड प्लेट यहाँ पे कह सकते हैं, यानी पीवी प्लेट। अब यहाँ से जो रेस निकलती हैं, या कह सकते हो जो रेडियो एक्टिव तरंगें यहाँ से निकल के जा रही हैं, आप देखेंगे ये जो तरंगें निकल के जा रही हैं तो ये यहाँ पे जो एक हमने ZNS लेयर एक फिल्म यहाँ ली है जो किसकी इस पर कोटिंग हो रही है, ZNS यानी जिंक सल्फाइड की इस पर कोटिंग हो रही है। अब ये जो यहाँ से निकल के जाएगा तो कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो सीधे जाके इस पर टकराएंगे, कुछ थोड़ा सा अपने रास्ते से डेविएट हो रहे हैं इस तरह से, और कुछ पार्टिकल्स जो थे वो जैसे टकरा सीधे गए और उसके बाद रिटर्न होके वापस आ रहे हैं। क्लियर? तो अभी थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं इसको पूरी तरह से बताता हूँ कि इसमें क्या चीज़ें हमें डिसाइड की गई। तो सबसे पहले ये देखेंगे जो यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं इनकी स्पीड कितनी है। तो इसकी जो स्पीड यहाँ पे कंसीडर की गई वो स्पीड जो थी वो थी 16,000 किलोमीटर पर सेकेंड, जो अल्फा पार्टिकल की स्पीड थी जिससे उस पर गोल्ड फॉइल पे इसको इंसिडेंट किया गया था। अब देखिए यहाँ पे जो हमने गोल्ड फॉइल ली है, यानी एक थिन गोल्ड फॉइल हमने यहाँ पे लेना है। तो जो थिन गोल्ड फॉइल है इसकी थिकनेस कितनी होती है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी थिकनेस होती है 10⁻⁴ mm। ये आपको थिकनेस इसकी ध्यान रखनी है। अब इसको थोड़ा सा आपको एक सीजी वे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए ये हमारे पास एक गोल्ड फॉइल है और अल्फा पार्टिकल्स को इस पर बम्बार्ड किया जा रहा है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि जो अल्फा पार्टिकल हैं इसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो एकदम सीधे निकल के जा रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से थोड़ा डेविएट हो रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल के अंदर डेविएशन जो है बहुत ज़्यादा है, और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जैसे वो जा रहे हैं वैसे ही रिटर्न होकर के वापस लौट रहे हैं। तो आप इस तरह से इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर जो हमारा ऑब्जर्वेशन था उसका क्या रहा। तो देखिए ये जो सीधे लाइन पे यानी नंबर फर्स्ट पे आप इसमें नोट करेंगे कि जो पार्टिकल सीधे निकल के जा रहा है इसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो। क्लियर? एटम का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो क्या है, एकदम खाली है। तो दूसरा नंबर पे हमने देखा कि जिनके अंदर जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो बिलो 90 डिग्री हो रहा है, थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम है, जहाँ पे ये अपने रास्ते से थोड़ा डेविएट हो रहे हैं या डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एटम के सेंटर पे कोई पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। अब थर्ड नंबर पे आप देखेंगे तो थर्ड नंबर पे हमने देखा कि कुछ लाइन यानी मतलब बहुत कह सकते हो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल कुछ इस तरह के हैं जहाँ पे कि डेविएशन जो है वो मोर देन 90 डिग्री से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब जो सेंटर पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब नंबर 4 पे आप देखेंगे तो नंबर 4 पे जो पार्टिकल जा रहा है और फिर वापस रिटर्न होके आ रहा है, ये क्या इंडिकेट करेगा, ये आपको बताएगा कि जो न्यूक्लियस है दैट इज़ वेरी रिजिड और हार्ड। क्लियर? तो ये चार चीज़ें हैं, इसको हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि इनका ऑब्जर्वेशन जो था वो क्या था।
तो ऑब्जर्वेशन में आप देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन में क्या रहा। तो इन्होंने बताया नंबर फर्स्ट करके, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, यानी लगभग 90 से 92% मूव ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी 90 से 92% जो पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे निकल के जा रहे हैं। दूसरा, सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट एट लेस देन 90 डिग्री, कुछ 90 डिग्री से लेस पे डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट था, फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट एट मोर देन 90 डिग्री। एंड द लास्ट फोर्थ पॉइंट था, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस्ड बैक, यानी थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? तो ये इनका ऑब्जर्वेशन रहा। अब ऑब्जर्वेशन के बाद हम बात करते हैं कंक्लूजन की, कि कंक्लूजन क्या रहा होगा। तो कंक्लूजन का मतलब है, जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल मूव ऑन द स्ट्रेट लाइन पाथ, इसका कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसको, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो। ये फर्स्ट पॉइंट का हमारा इंडिकेशन हो जाएगा या कंक्लूजन हो जाएगा। दूसरा, सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट एट लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यहाँ पे है, द एटम हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट्स सेंटर। अब इसके अंदर अगला वाला देखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? द सेंटर्ड पॉजिटिव चार्ज इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है, तो यहां लिखेंगे द सेंटर्ड पॉजिटिव चार्ज इज वेरी रिजिड। क्लियर? तो ये हमने 4 पॉइंट्स को, इनका जो कंक्लूजन है वो हमने आगे लिख दिया। तो इस तरह से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट इनका जो था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद इन्होंने यहाँ से एटॉमिक मॉडल दिया, और एटॉमिक मॉडल में इन्होंने बताया कि जो एटम होता है उसके सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, और उस पॉजिटिव चार्ज को इन्होंने यहाँ पे न्यूक्लियस बोला। तो इसका मतलब है कि रदरफोर्ड मॉडल जो था वहाँ पे न्यूक्लियस की खोज हुई। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ से जो मॉडल इनका निकल के आता है, तो अगर हम लोग मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल में इन्होंने बताया कि जो यानी एटम होता है वो इस तरह से स्फेरिकल शेप होता है, और इसके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको इन्होंने न्यूक्लियस कहा। क्लियर? अब जो न्यूक्लियस होगा, इसकी अंदर जो रेडियस होती है 10⁻⁻⁴ मीटर, इसकी रेडियस इन्होंने मतलब बताई। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन्स जो हैं वो पाए जाते हैं, प्लस न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अब यानी जो एटम है वो 2 सेक्शंस में बटा होता है। एक पॉजिटिव सेक्शन होता है जो सेंटर में पाया जाता है, और इसके बाहर का जो नेगेटिव सेक्शन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे मॉडल को लिखेंगे। तो मॉडल में हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, द एटम इज डिवाइडेड into 2 parts, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर लिखेंगे द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, एंड द नेगेटिव पार्ट इज प्रेजेंट
around the nucleus and contain electron, ये इनका सेकेंड पॉइंट था। अब जो मॉडल का थर्ड पॉइंट रहा वो क्या था? द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स revolves around the nucleus in circular path, ये इनका थर्ड पॉइंट था। अब फोर्थ पॉइंट क्या रहा? द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in such a manner like earth around the sun. So this model was called solar planetary model। जी, इसको आप कैसे समझेंगे? इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से रिवॉल्व करते हैं, इस तरह से घूमते हैं, इस तरह से चक्कर लगाते हैं, जिस प्रकार की पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इसलिए इसको सोलर प्लानेटरी मॉडल भी कहा गया। अब जो हमारा लास्ट जो हमारा पॉइंट है उसमें इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बट दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब क्या था कि जो न्यूक्लियस होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल क्या होगा, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाएगा, जिसको कूलाम्बिक फोर्स हम लोग कह देते हैं। तो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है जब वो घूम रहे होते हैं, लेकिन उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो जनरेट होता है, जो कि उसको इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है उसको बैलेंस कर देता है। क्लियर? तो इस तरह से अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम कूलाम्बिक फोर्स की बात करते हैं तो कूलाम्बिक फोर्स होता है हमारे पास K.Q0/r², और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो होता है mv²/r। क्लियर? तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो हम इसको न्यूक्लियस को Z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो K.Ze/r² क्या हो जाएगा? mv²/r। यानी ये दोनों जो फोर्स होंगे वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। क्लियर? तो यहाँ तक ये मॉडल था रदरफोर्ड का, वो कंप्लीट हो गया। अब ये सारे पोस्टुलेट्स जो हैं वो इन शॉर्ट आपको मैंने समझा दिए, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें जो निकल के आई वो क्या था। सबसे पहली चीज़, इस मॉडल के अंदर न्यूक्लियस की खोज हुई। दूसरा, इस मॉडल के अंदर ये बताया गया कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है, यानी जो प्रोटॉन्स होते हैं या जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो उसके सेंट्रल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर एक नेगेटिव सेक्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को अलग अलग फॉर्मेट में मतलब ओरिएंटेड किया गया कि इस तरह से ये व्यवस्थित होते हैं। क्लियर? बाकी पोस्टुलेट्स जो हैं वो हमने आपको बताई दिए हैं। अब बात ये होती है कि इस मॉडल के अंदर ड्रॉबैक्स क्या थे, यानी इस मॉडल के अंदर कौन कौन सी ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से ये मॉडल आगे चल के फेल होता दिखाई दिया। अब देखिए इसके अंदर जो कमियां निकल के आ रही थी वो कमियां क्या थी वो आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे जो ड्रॉबैक्स थे वो क्या रहे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल।
ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब देखिए ड्रॉबैक को इजी तरीके से आपको समझना है। तो इसका पहला ड्रॉबैक क्या रहा होगा? आपको पता है कि जब पॉजिटिव कोई ये मैकेनिक्स जो होती है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिक्स के अंदर जो मैकेनिक्स आती है और इलेक्ट्रोमैकेनिक्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें ये देखा जाता है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो अगर नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज के अराउंड अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो वो कुछ न कुछ एनर्जी को एमिट करेगा। जब उसकी एनर्जी एमिट होगी यानी उसकी एनर्जी का लॉस होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नेगेटिव जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के अंदर जाके गिर जाएगा, जिससे कि कह सकते हो कि जो एटम है वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। अब जो घूम रहा है इसका मतलब न्यूक्लियस उस पर एक फोर्स लगा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो खत्म हो जाएगी, और जब खत्म हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, जिससे जो एटम है वो बस्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब रदरफोर्ड से पूछा गया कि क्या इसका जवाब आपके पास है तो उन्होंने बोला कि नहीं। क्लियर? तो पहला जो हमारा ड्रॉबैक था वो क्या रहा कि दिस मॉडल could not explain the stability of atom, यानी ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम किस प्रकार से स्टेबल रहना चाहिए। दूसरा था दिस मॉडल could not explain the spectrum of hydrogen atom, यानी हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम था उसको भी ये डिसाइड मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तीसरा जो पॉइंट था वो क्या था? दिस मॉडल could not explain द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब देखिए यहां से एक नया शब्द आपके सामने जुड़ता जा रहा है और वो शब्द क्या है? स्पेक्ट्रम। कि ये स्पेक्ट्रम क्या होता है? सही है। तो बोर का जो मॉडल है उसको पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये स्पेक्ट्रम क्या है। क्लियर? तो ये तीन चीजें ऐसी थी जहां पे रदरफोर्ड जो थे वो फेल हो गए, यानी इस मॉडल के अंदर ये तीन ड्रॉबैक निकल के सामने आए। अब यहां से देखिए आगे क्या होगा। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मोजले। तो मोजले जो साइंटिस्ट थे उनका क्या योगदान रहा रदरफोर्ड मॉडल के बारे में, या उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया, तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मोजले एक्सपेरिमेंट। अब देखिए मोजले जो थे उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल के जो पोस्टुलेट्स थे उनको स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद एक एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने बताया कि जो एटम होता है तो एटम के अंदर जैसे अगर एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही होती है तो वहाँ पे कुछ फ्रिक्वेंसी जो है वो जनरेट हो जाती है। तो इन्होंने एटॉमिक नंबर का जो संबंध था वो फ्रिक्वेंसी के साथ बताया। अब वो क्या रिलेशन था वो आपको समझना है। तो ये था √ν इक्वल्स टू AZ-B। अब देखिए ये चीज़ आप समझेंगे यहाँ पे। तो जो मैंने न्यू लिखा है तो न्यू जो है दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। वो क्या है? हमारी फ्रीक्वेंसी है। A कांस्टेंट वैल्यू है, Z आपका एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का, और जो B है वो कांस्टेंट है फॉर द स्पेक्ट्रल लाइन, कांस्टेंट वैल्यू फॉर स्पेक्ट्रल लाइन। अब देखिए इनका मानना क्या था? इनका मानना ये था कि जो फ्रिक्वेंसी होती है उसका एटॉमिक नंबर के साथ कोई ना कोई रिलेशन रहता है। तो यहाँ से इन्होंने और क्या क्या चीज़ें दी तो हम लोग देखेंगे। ही गेव द टर्म एटॉमिक नंबर,
ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि एटॉमिक नंबर जो टर्म है ये किसने दिया था, तो एटॉमिक नंबर टर्म जो है वो मोज़ले ने दिया था एंड यूज्ड फर्स्ट टाइम बाय न्यूलैंड, और न्यूलैंड ने इसका प्रयोग किया था जी एटॉमिक नंबर का। दूसरा और क्या चीजें इन्होंने दी अपने एक्सपेरिमेंट के बाद, तो ही गेव मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब देखिए ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो था वो क्या था, जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल में हमें देखना होता है कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल को डिजाइन करना है। तो सबसे पहले जो बेसिक पीरियोडिक टेबल बनी थी वो मेंडलीफ का जो फंडामेंटल पीरियोडिक लॉ था उस पर डिपेंड थी। उसके बाद जब पीरियोडिक टेबल के अंदर चेंज लाया गया तो वहाँ पे जो चेंज आया, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो था उस पर डिपेंड थी। इसका मतलब वो लॉ किसने दिया था, मोज़ले ने दिया था। अब इन्होंने मोज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक लेवल जो लॉ था उसमें क्या बताया जी, तो पहले हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिस लॉ सजेस्ट दैट द periodic property of elements are the work function of their atomic number। ये इनका लॉ था, यानी इन्होंने बताया था कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो वर्क फंक्शन होते हैं उनके एटॉमिक नंबर के, इसलिए क्या दिया गया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया, तो वो मोज़ले ने दिया था। अब यहाँ से कुछ टर्म जो इन्होंने डिफाइन किए थे उन टर्म्स को हमें देखना है। बेसिकली आपको पता होगा जैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, या एटॉमिक मास क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से दी गई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एटॉमिक नंबर। फर्स्ट नंबर क्या आएगा, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है। तो एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। क्लियर, तो समझ में आ गया होगा, या फिर मैं इसको लिख दे रहा हूं। तो यहां लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और पॉजिटिव यूनिट्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट प्रोटॉन्स होते हैं या जो पॉजिटिव यूनिट्स होती हैं उनको उसका एटॉमिक नंबर कहा जाता है, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर देखेंगे फॉर एनी न्यूट्रल एटम, किसी भी न्यूट्रल एटम में अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी जेड इक्वल्स टू जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हमेशा इक्वल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी अगर कोई आपके पास न्यूट्रल एटम है जिस पर कोई चार्ज नहीं है तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पे उसका जो एटॉमिक नंबर होगा उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा। यानी आप ये समझ सकते हो कि एटॉमिक नंबर जेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन भी उतने होंगे, इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। समझे, तो ये किसी न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर एनी आयन, अगर किसी आयन के लिए देखा जाए तो आयन मैंने बताए थे दो तरह के होते हैं, एक कैटायन होता है और दूसरा एनायन होता है। तो कैटायन और एनायन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे Z इक्वल्स टू P प्लस के बराबर हो जाएगा बट नॉट इक्वल्स टू E, ये ध्यान रखना। ऐसे यहाँ पे Z इक्वल्स टू P प्लस बट नॉट इक्वल्स टू E। यानी आयन में क्या होता है कि अगर कैटायन है, पॉजिटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाएगा,
और अगर एनाइन है या नेगेटिव आयन है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो बदल जाएंगे, समझे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे कहता है 11 Na पॉजिटिव, तो 11 Na पॉजिटिव में अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे Z हमारा जो है वो 11 है और P की जो वैल्यू है वो भी 11 है, लेकिन जो E की वैल्यू है वो 11 - 1 दैट इज 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। क्लियर। अगर कोई हमसे कहता है 17 Cl माइनस, यानी 17 क्लोरीन पे -1 का चार्ज लगा हुआ है, तो यहाँ देखेंगे तो Z = 11 आएगा, Z = 17, P = 17 एंड E जो यहाँ पे निकल के आएगा वो 17 + 1 दैट इज 18। क्लियर। लेकिन अगर न्यूट्रल एटम की बात करते हैं, जैसे अगर मैं यहीं पे देखता हूँ, हमने देखा 20 Ca, कैल्शियम 20 होता है, तो अगर यहाँ देखेंगे तो आपका Z जो है वो 20 होगा, यहाँ P की नंबर जो होगा वो भी 20 होगा, और जो E- की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, 20 होगी। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एटॉमिक नंबर को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा आता है वो है मास नंबर। अब देखेंगे ये मास नंबर क्या होता है। तो मास नंबर को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है मास नंबर। अब देखिए मास नंबर क्या होगा, हम इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें देखेंगे A = क्या होता है, तो A = होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो सम होता है दैट इज नोन एज मास नंबर, उसको मास नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे इसकी वैल्यू जो निकल के आती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स = नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर मान चलो आपको प्रोटॉन्स निकालने हैं तो A - N1 कर देंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप निकाल लेंगे, और अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो A में से प्रोटॉन की जो नंबर होगा उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ से आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा, समझे। अब थोड़ा सा इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला 20 Ca40, क्लियर, यानी 20 Ca40। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। तो यहाँ पे जो Z दिया हुआ है वो 20 है और जो A दिया हुआ है वो 40 है, समझे। तो अभी मैंने आपको बताया P+ = होता है Z के, तो P+ की वैल्यू कितनी हो गई 20, यानी प्रोटॉन जो है यहाँ पे वो 20 हो गए। अगर हमसे पूछा जाएगा न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो अगर हम न्यूट्रॉन निकालेंगे तो A - P पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी 40 में से अगर हम 20 को माइनस कर देते हैं तो 20 हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। फिर वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन भी बताइए, तो देखिए यहाँ पे कोई चार्ज आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के नंबर के इक्वल हो जाएंगे दैट इज 20, तो ये भी 20 हो जाएंगे जी। लेकिन अगर इन केस आपको कोई इस तरह का एटम दिया जाता है जिस पे कोई चार्ज हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लेता हूँ 8O16 - 2, इस तरह का कोई एनायन आपको दे रखा है, ये ऑक्सीजन का आयन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो Z है वो हमारा पास 8 है, A जो है वो 16 है, और जो चार्ज लगा हुआ है इसको हम C से रिप्रेजेंट कर लेना, C जो है वो हमारा -2 है। ये हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले हमें P+ निकालना है, तो P+ = क्या हो जाएगा Z के, तो P+ की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 8। अगर वो हमसे कहता है न्यूट्रॉन निकालो तो N = क्या हो जाएगा A - P+, तो N = हो जाएगा हमारे पास 16 - 8 दैट इज 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हमारे पास कितने हो गए 8 निकल के आ गए। अब वो हमसे कहता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी बताइए, तो इलेक्ट्रॉन्स जब भी आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि प्रोटॉन कितने हैं। तो प्रोटॉन ये तो हो ही गया हमारे पास P+, इसके अलावा जो चार्ज है उसको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को हम +C कर लेंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो हम इसको -C कर देते, ये। तो इलेक्ट्रॉन कितना निकल के आएगा यहाँ से देखेंगे, तो 8 + 2 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आ जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग किसी भी एटम के अंदर जो उसका कंस्टिट्यूशन है, कंस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, उसको किस प्रकार निकालेंगे तो यहाँ से निकाल लेंगे। हाँ जी। अब देखिए यहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वो है एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक मास आपको कैसे निकालना है वो आप समझिए। तो एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास, अब देखिए एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन तीनों को आपको प्लस कर लेना है, माइनस के करके आपको मास डिफेक्ट जो है वो माइनस कर देना है जी। यानी मास डिफेक्ट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो आप मास डिफेक्ट को अगर माइनस कर देते हैं तो आपको यहाँ से एटॉमिक मास मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हमें यहाँ पे निकालना होता है। अब इसके अलावा जो टर्म आता है, जो नेक्स्ट टर्म है वो है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालना, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब देखिए न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हमारे पास ये कोई न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो इन दोनों को कंबाइनली हम लोग क्या कह देते हैं, न्यूक्लियॉन्स कह देते हैं जी, ताकि आपको इन्हें निकालने में परेशानी ना हो। तो आपको कोई पूछने लग जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, तो हम क्या बताएंगे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, उसको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से जो और कॉन्सेप्ट निकल के आए तो वो क्या थे, जैसे नेक्स्ट जो पॉइंट निकल के आया तो वो थे आइसोटोप्स, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट। अब ये आइसोटोप्स क्या होते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। आइसोटोप्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं समस्थानिक जी। तो अब देखिए ये क्या होते हैं आइसोटोप्स, तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है 1H1 1H2 एंड 1H3, सही है। तो आप देखे होंगे यहाँ पे जो एलिमेंट है वो तो एक ही है, हाइड्रोजन, लेकिन एक ही एलिमेंट के एटम जो हैं वो अलग अलग हैं, जिनका के मास नंबर भी क्या है, अलग अलग है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ध्यान रखिएगा सेम एलिमेंट, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर but have different mass number, are called isotopes। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कह देते हैं। अब आपको यहाँ क्या चीज़ें नोट करके चलनी है वो चीज़ ध्यान रखो। पहली चीज़, एटम जो है वो सेम एलिमेंट के होने चाहिए। दूसरा, उनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होना चाहिए, और जो मास नंबर है वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर इस तरह की प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट कहा जाएगा। अब बात आती है कि जो आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, तो देखिए पहली प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, इसके अंदर क्या चीज़ सेम निकल के आ रही है। तो हम देखेंगे यहाँ पे नंबर, यानी इनका एटॉमिक नंबर सेम है। तो आप देखोगे एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, प्रोटॉन भी सेम होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन कॉमा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर, यानी तीन चीजें यहाँ पे सेम होती हैं। अब देखिए यहाँ डिफरेंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट आएगा दे हैव डिफरेंट मास नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
इनमें मास नंबर क्या है, अलग अलग है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आएगा वो आप समझ के चलिएगा। तो उस तीसरे पॉइंट में ये है कि जब इनका एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा, सेम होगा, और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो आप यहाँ समझिए, दे हैव सेम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लियर, बट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ different number of neutron, सही है, क्योंकि इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग है, इसका मतलब है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सबकी अलग अलग हो जाएंगी। इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो इनके अंदर पाई जाती हैं? अगर कोई आपसे पूछने लगे जाए कि आइसोटोप्स बनेंगे कैसे, तो आपको पता होना चाहिए आइसोटोप्स का जो फॉर्मेशन है वो कब होता है, जब इनका सक्सेसिव रेडियो एक्टिव एमिशन होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर फॉर्म्ड व्हेन सक्सेसिव एमिशन ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स अकर्स इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। सही है, जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में अल्फा बीटा पार्टिकल का अगर सक्सेसिव एमिशन होगा तो आपको क्या मिलेंगे, यहाँ से आइसोटोप्स मिलेंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आइसोटोप्स के अंदर जो प्रॉपर्टी का है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जितने भी जो लाइट वेट आइसोटोप्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो जो हैवी वेट वाले आइसोटोप्स होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लाइट वेट आइसोटोप्स आर more reactive than heavy weight isotopes, जैसे अगर कोई आपसे पूछने लग जाए कि 1H1 और 1H3 में सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव कौन होगा, तो आप कहेंगे 1H1 इज़ मोर रिएक्टिव देन 1H3। क्यों होगा? क्योंकि 1H1 जो है वो लाइट वेट है, 1H3 जो है वो हैवी वेट वाला है। क्लियर? तो इसको आप समझ के चलिएगा कि आइसोटोप्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे पाई जाती हैं, समझे? तो इस तरह से आप देखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको और बता दूँ यहाँ पे कि आइसोटोप्स बनते कैसे हैं। तो देखिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पे गौर करना होगा। अभी इसी एग्जांपल को हम लोग डिफाइन करेंगे आपके सामने कि ये कैसे पता चलेगा कि आइसोटोप्स कौन किसका है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन आप देखेंगे 1 1 और 1। अगर मैं आपसे कहता हूँ इसमें कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप कहेंगे 1 1 और 1। लेकिन अगर न्यूट्रॉन निकाला जाएगा तो इस पहले वाले में 0 न्यूट्रॉन आएगा, क्योंकि 1 में से 1 को माइनस कर देंगे, 0 न्यूट्रॉन हो गया। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 न्यूट्रॉन हो जाएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब आपको नजर आ रहा होगा कि जो न्यूट्रॉन है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, समझे? तो अगर कोई भी एलिमेंट हमारा इस तरह का है कि अगर किसी एलिमेंट के हमें आइसोटोप्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की जो संख्या है उसको आप बढ़ा दीजिए या न्यूट्रॉन को एंटर करा दीजिए। तो अगर न्यूट्रॉन की एंट्री हो जाएगी तो उसके आइसोटोप्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते चले जा रहे हैं, आप देख रहे हो कि जो न्यूक्लियस है उस एलिमेंट का उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होता चला जा रहा है। तो अगर हम देखेंगे कि 1H1 जो हमारे पास, जिसको हम प्रोटियम कहते हैं, तो प्रोटियम के अंदर क्या था, न्यूट्रॉन 0 थे। लेकिन जो थर्ड बन के आया ट्राइटियम, जिसको हमने बोला
ट्राइटियम के अंदर क्या था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज़्यादा हो गए। तो जब ये ज़्यादा हो गए तो जो ट्राइटियम है वो कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया जी। तो अगर किसी भी नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रेडियो एक्टिव आपको बनाना है, रेडियो एक्टिव का मतलब है जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है उसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं ये। तो अगर हम यहाँ देखेंगे कि अगर किसी भी नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट को अगर आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ा देनी पड़ेगी उसके न्यूक्लियस के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा, रेडियो एक्टिव बन जाएगा। क्लियर? तो ये आप थोड़ा समझ लीजिए इन चीज़ों को। अब देखिए अगर दूसरा कोई एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लेके देखते हैं एक और, तो आपको और समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन के अंदर देखेंगे 6C12, 6C13 एंड 6C14, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रोटॉन निकालो, प्रोटॉन कितने हो गए, 6, 6 एंड 6। अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालता हूँ तो देखो 12 में से 6 माइनस किया 6 न्यूट्रॉन हो गए, 13 में से 6 माइनस किया 7 न्यूट्रॉन हो गए, 14 में से 6 माइनस किया 8 न्यूट्रॉन हो गए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लास्ट वाला जो है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल। जब न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा तो दिस एलिमेंट यानी 6C14 विल बी रेडियो एक्टिव, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर कोई आपसे पूछता है कि कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव है या नहीं है तो उसकी पहचान आपको कैसे करनी है, आपको उसके मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेने हैं। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या समझे प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा निकल के आ रही है समझे, तो आप कह देंगे कि ये जो एलिमेंट है दैट इज रेडियो एक्टिव। क्लियर? तो या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो आप लोगों को निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जो है वो 1 से ज़्यादा आता है समझे, तो द एलिमेंट विल बी रेडियो एक्टिव, ये ध्यान रखना है। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जो है वो 1 से बड़ा निकल के आ रहा है तो आप कहेंगे द एलिमेंट विल बी रेडियो एक्टिव। क्लियर? अब इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट के, इनको हम कैसे किस मेथड द्वारा अलग अलग कर सकते हैं जी। जैसे आपको किसी एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स मिल जाते हैं 1H1, 1H2, 1H3, तो आप इसको कैसे अलग करेंगे। तो अब आप यहाँ पे इनका सेपरेशन मेथड देखिए, तो यहाँ लिख सकते हैं हम, नोट डाल के इसको नोट कर लीजिएगा। द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट are separated to each other by diffusion and spectroscopic method। क्लियर? तो दो मेथड हैं, डिफ्यूजन और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, जिनसे इनको अलग कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी कह सकते हो कि सेपरेट बाय द नॉर्मल केमिकल प्रोसेस या नॉर्मल केमिकल मेथड जी, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इसलिए इनको केमिकल मेथड से तो अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन हम लोग इनको अलग करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस का और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो होगा आइसोबार्स के आइसोबार्स ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं। तो नेक्स्ट है दैट इज आइसोबार। आइसोबार को हम लोग कहते हैं संभारिक, हिंदी में इनको संभारिक कहा जाता है। अब इसको हम देखेंगे कि इसको थोड़ा सा अलग करिए। आइसो का मतलब होता है सेम और बार का मतलब हो गया यहाँ पे मास नंबर समझे। अगर मास नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं तो उनको आइसोबार कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे वो देखिए, तो लिखेंगे द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यहां देखो अंडरलाइन कर लीजिएगा, डिफरेंट एलिमेंट यानी पहले सेम नंबर था, अब सेम एलिमेंट था, यहां अलग अलग हो गया। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट
which have same mass number but have different atomic number are called आइसोबार्स। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोबार कहेंगे। अब देखो इसमें डिफरेंस उससे क्या अंतर है, आइसोटोप से इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, प्लस मास नंबर जो है सेम होना चाहिए, और जो उनका एटॉमिक नंबर है वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब एग्जाम्पल देखो, तो एग्जाम्पल में जैसे हमने यहाँ पे लिया मान चलो 7n14 और यहाँ ले लिया 6c14, समझे। तो अब हमने देख रहे हैं यहाँ पे प्रोटॉन जो है पहले वाले में 7 है, दूसरे वाले में 6 है, लेकिन A जो है A की वैल्यू दोनों में 14 है। प्लस अगर हम यहाँ से न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं तो न्यूट्रॉन पहले वाले में 7 निकल के आएगा, लेकिन दूसरे वाले में जो न्यूट्रॉन है वो 8 निकल के आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन दोनों में, एक में 7 एक में 6, सही है। तो अब देखिए इसी चीज को हम लोग कैलकुलेट करने के बाद यहाँ अंदाजा लगाएंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए आप देखिए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग क्या लिखेंगे, दे हैव सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, कॉमा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉमा नंबर ऑफ प्रोटॉन, कॉमा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर। अब देखो यहाँ पे मास नंबर क्या है, सेम है, एटॉमिक नंबर हमारा अलग अलग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग हुए। क्लियर। दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या निकल के आएगा, दे हैव डिफरेंट केमिकल, कॉमा फिजिकल एंड रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है, समझे। केमिकल प्रॉपर्टी क्यों अलग अलग हो गई, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों अलग अलग हो गई, क्योंकि न्यूट्रॉन भी अलग अलग हैं। और रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी क्यों अलग अलग हो गई, क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो भी अलग अलग है, सही है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि केमिकल प्रॉपर्टी को कौन डिफाइन कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और फिजिकल प्रॉपर्टी को कौन डिफाइन कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर। तो इसलिए इन सबके यानी जितने भी आइसोबार्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और रेडियो एक्टिव जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, सब अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि आइसोबार्स जो होते हैं ये आपको कब मिलेंगे, तो ये आइसोबार्स आपको तब मिलते हैं जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर बीटा एमिशन होता है, समझे। तो हम लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, आइसोबार्स ऑफ एलिमेंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड when beta emission take place। जब बीटा एमिशन होगा तब आपको यहां से क्या मिलेंगे, आइसोबार्स मिल जाएंगे। क्लियर। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आइसोटोप्स, आइसोबार के बारे में। अब देखिए यहां से कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं जो एलिमेंट के एटम के अंदर पाई जाती हैं। अब कुछ एलिमेंट होते हैं जिनको हम लोग आइसोटोन्स कहते हैं। अब ये आइसोटोनिक प्रॉपर्टी क्या होती है ये आपको समझना है। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कह सकते हो कि वे एलिमेंट जिनके के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहते हैं उनको आइसोटोन कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स that have same number of neutron,
आर कॉल्ड आइसोटोन, इनको आइसोटोन कह देते हैं। सही है। अब जैसे कोई एग्जांपल हम लोग यहाँ लिया 2He4 हीलियम एंड 1H3 ट्राइटियम, जो रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है वो ट्राइटियम बोला जाएगा। तो यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन निकालोगे तो 4 में से 2 गया 2 आया, और 3 में से 1 गया तो 2 आया। तो आप देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे सेम सेम निकल के आ रहे हैं, इसका मतलब है ये एक दूसरे के आइसोटोन हो जाएंगे। या ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि आइसोटोनिक स्पीसीज कौन कौन सी हैं। तो आपको क्या करना है, जो पेयर दे रखे होंगे उसमें ऊपर जो मास नंबर दे रखा होगा, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लोगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये वाला जो पेयर है वो हमारा आइसोटोनिक हो गया। क्लियर। अब इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो एटम के अंदर पाई जाती है, तो वो होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम, या हम लोग इसको कह सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वे एलिमेंट या वे एटम्स जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोला 7n-3, 11Na पॉजिटिव 1, 8O-2, समझे। तो इस तरह से हमने 3 एलिमेंट यहाँ पे लिए हुए हैं। अब देखो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे तो 7 प्लस, क्योंकि माइनस का चार्ज है तो उसको प्लस कर लेंगे, तो 7 + 3 10 हो गया। अब देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें माइनस कर देंगे तो ये 10 हो गया। इसमें 8 + 2 यानी ये भी 10 हो गया। तो ये जो तीनों स्पीसीज जो हमने यहाँ पे लिए हैं आयनिक फॉर्म में, जो 3 एटम्स लिए हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। तो इनको क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम कहा जाएगा या आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन कहा जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो एलिमेंट के एटम्स के अंदर पाई जाती हैं, तो वो होते हैं आइसो डायोफर्स। आइसो डायोफर। अब ये आइसो डायोफर्स क्या होते हैं, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान देनी है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है जी, यानी इसमें हमें ध्यान देना है द एटम्स हैविंग सिमिलर आइसोटॉपिक नंबर, यानी लिखेंगे द एटम्स हैविंग सिमिलर आइसोटोपिक नंबर, यानी जिनमें आइसोटोपिक नंबर क्या होता है, सिमिलर होता है, कॉल्ड आइसोडायोफर। अब तुम कहोगे आइसोटोपिक नंबर सिमिलर कैसे मिलेगा, तो देखिए आइसोटोपिक नंबर निकालने का तरीका क्या होता है। आइसोटोपिक नंबर इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से हम निकालेंगे आइसोटोपिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर आप इस फॉर्मूले से आइसोटोपिक नंबर निकाल लें और आपको ये लगने लग जाए कि हाँ साहब इन स्पीसीज के अंदर आइसोटोपिक नंबर सेम आ रहा है, तो उनको आइसोडायोफर्स कहा जाता है। क्लियर। अब इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो होता है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स। अब जो आइसोस्टर्स हैं ये क्या होते हैं, तो ये चीज आपको समझना है। तो यहाँ पे द मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मॉलिक्यूल्स having same number of atoms and electron, यानी सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, आर कॉल्ड आइसोस्टर्स। उनको आइसोस्टर्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल CO2N2O। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालने हैं, तो 2 और 1 3 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया, नंबर ऑफ एटम्स तो 3 हो गए। अब निकालेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए 6 तो इसमें हो गए, और 8 2 16 इसमें हो गए, तो 16 + 6 कितना हो गया 22, तो इसमें निकल के आया। अब यहाँ निकालो 7 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 + 8, इसका मतलब 22 यहाँ पे हो गए। तो ये दोनों जो कंपाउंड हैं ये क्या बोले जाएंगे, एक दूसरे के आइसोस्टर्स बोले जाएंगे।
समझे। तो इस तरह से हम लोग न्यूक्लियर आइसोमर्स भी निकाल सकते हैं, समझे। न्यूक्लियर आइसोमर्स वो होते हैं जो सेम काइंड ऑफ रेडियो एक्टिव एमिशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उनको हम लोग न्यूक्लियो आइसोमर्स भी कह सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ तक जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो इन चीज़ों पे आपको ये चीज़ें नोट कर लेनी है ताकि आगे जो क्वेश्चन आता है नीट एग्जाम में जी वो आप उसको गलत ना करें। क्योंकि पिछली बार भी देखिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो है उसका एक क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा आइसोटोपिक प्रॉपर्टीज़ में से एक क्वेश्चन पिछली बार दिया था केमिस्ट्री के अंदर, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जो हमारा तीसरा मॉडल है जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्स मॉडल, थर्ड मॉडल जो है इसको हम लोग कहते हैं बोर्स मॉडल। अब देखिए जो बोर्स मॉडल है ये थोड़ा सा जो क्वांटम थ्योरी थी उस पर बेस्ड है, तो इसको समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो क्या होता है, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में समझना पड़ेगा। प्लस जो स्पेक्ट्रम है वो किस प्रकार से बनते हैं, तो स्पेक्ट्रम के बारे में, प्लस डी ब्रोगली इक्वेशन एंड डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम इन छोटी छोटी जो थ्योरीज हैं उनको जब पढ़ लेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो बोर्स का मॉडल होता है वो किस प्रकार से दिया गया था। दूसरी चीज़ ये है कि जो बोर्स का मॉडल है उसमें ये चीज़ भी आपको एक्सप्लेन होगी कि जो ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड मॉडल के अंदर, समझे, उनको वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा बोर्ड मॉडल के अंदर कि वो ड्रॉबैक जो थे वो क्यों किस कारण से थे। तो सबसे पहले आपको जो बोर्स मॉडल पढ़ना है, जो हम अभी बताएंगे आपको कैसे कैसे निकालना है जी। तो देखिए वो बोर्स मॉडल जो रहेगा जी वो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर। तो अभी हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जी। तो देखिए रदरफोर्ड मॉडल आपकी समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट मॉडल रहेगा बोर्स मॉडल रहेगा, वो हमारी क्लास जो कल हम क्लास लेंगे बेटा मैं आपको कल पढ़ाऊंगा इसके बारे में। क्लियर।